हाय वेलकम टू द कैलकुलस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक कोर्स चैप्टर 9 हमने प्रीवियस सेशन से स्टार्ट किया। 9.1 का ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ अ मोनोटोनिक सीक्वेंस एंड द बाउंडेड सीक्वेंस। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ विद रिस्पेक्ट टू द टाइटल एंड टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फादू सैन सी से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे, 4 डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है। विद आप इन्हें वॉच कर सकते हैं, जबकि इनमें इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटेरियल मेरे ब्लॉग fadusencs.blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। यूडेमी पे इस वक्त कोर्स आर प्रोग्रामिंग का यूजिंग द अप्रोच ऑफ द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग मौजूद है, जो कि 10 घंटों से ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन पर है। आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप ये कोर्स यहाँ से कंप्लीट करते हैं सो यू कैन स्टार्ट योर कैरियर एज अ डेटा साइंटिस्ट एंड एक्सपर्ट इन एनी फर्म। सो द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है। देखिए, मोनोटोनिक सीक्वेंस को समझने का सबसे आसान सा तरीका ये है कि हम इसे सबसे पहले मोनोटोनिक वे ऑफ द ग्राफ समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ग्राफ बनाएं एज लाइक दिस, जिसमें हम देखें कि हमारी फंक्शन की वैल्यूज कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या ये फंक्शन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो सकता है। सम सिनेरियोज पे फंक्शन कुछ यूं हो सकता है कि डिक्रीज तो हो लेकिन किसी एक स्पेसिफिक वे पर जाकर प्रीवियस से वैल्यूज और अपकमिंग वैल्यूज दोनों के दरमियान जो डिफरेंस हो, या तो वो बड़ी वैल्यूज हो या फिर दोनों सेम हो जाए। तो ऐसा सीक्वेंस या ऐसा फंक्शंस जो कंटिन्यूटी के साथ या तो फंक्शन की प्रोग्रेशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिप्रेजेंट करे, उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस या फिर मोनोटोनिक फंक्शन कह रहे होते हैं। डेफिनेशन क्या बता रही है इस हवाले से? डेफिनेशन कहती है सीक्वेंस ए ऑफ एन इज अ मोनोटोनिक इफ द टर्म आर नॉन डिक्रीजिंग। यानी एक सीक्वेंस को मोनोटोनिक मैं उस वक्त कहूंगा कि जो उसके टर्म है सीक्वेंस के वो नॉन डिक्रीजिंग हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो इंक्रीजिंग हो, तो उस इंक्रीजिंग टर्म को या नॉन डिक्रीजिंग को रिप्रेजेंट किया जा सकता है A1 इज लेस देन A2 लेस देन A3। यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को देखें तो फर्स्ट टर्म लेस देन होगा सेकंड वाले से या फिर बराबर होगा। इसी तरह से A3, 4 एंड सो ऑन पर यही कंडीशन अप्लाई होगी, तो मैं कह सकता हूं कि ये मोनोटोनिक है। सेकंड फॉर्म पे ये टर्म्स जो होंगे वो नॉन इंक्रीजिंग होंगे। नॉन इंक्रीजिंग का मतलब है डिक्रीजिंग होंगे। तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के दरमियान अगर आप डिफरेंस देखें तो या तो बराबर होंगे या फर्स्ट टर्म ग्रेटर होगा सेकंड से, सेकंड थर्ड से ग्रेटर होगा या बराबर होगा, एंड सो ऑन। ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ऐसे फंक्शंस में या ऐसे सीक्वेंस में जिसमें ये दो चीजें एप्लीकेबल हो रही हो या रिप्रेजेंटेड हमें दिख रही हो, उसे हम मोनोटोनिक सीक्वेंस कहेंगे। अब यहाँ पर एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग कहते हैं। और उसे समझने का आसान सा तरीका ये है कि जहां पर लेस देन इक्वल का साइन है या फिर ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, जैसे कि हम इन दोनों फॉर्म में देख रहे हैं, यहां से हमें क्या करना है, इक्वल साइन को हटा देना है। तो जब मैं इक्वल साइन हटा देता हूं तो अगर ये लेस देन है, विच मीन अगर हम ऐसे नॉन डिक्रीजिंग कह रहा हूं यानी इंक्रीजिंग फंक्शन कह रहा हूं तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, और अगर मैं इसे डिक्रीजिंग कह रहा हूं तो अब ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। इस फॉर्म में 4 फॉर्मेट बनते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस के कि जस्ट फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इस चीज को बेहतर तरीके से विजुअलाइजेशन पर अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक इमेज यहाँ पर वाज़ेह की हुई है। अगर आप इस इमेज फर्स्ट पे देखें इंक्रीजिंग फंक्शन जस्ट, और थर्ड पे अगर आप देखें तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है कि कंटिन्यूटी के साथ इनमें इंक्रीजिंग वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इंक्रीजिंग वैल्यू ठीक इंक्रीजिंग है। ठीक है, अब कुछ ऐसे फॉर्मेट यानी इस जगह पर इस रीजन में कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती है जो फर्स्ट और सेकंड सीक्वेंस की वैल्यूज को इक्वल कर सकती है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप डिक्रीजिंग में देखें तो ये एक रीजन ऐसा है जहां पर वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंसेस है वो सिमिलर हो सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड के दरमियान वैल्यूज का डिफरेंस सेम हो सकता है। यही वजह है कि इसको या तो मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग कह रहा हूं। लेकिन जब मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात करता हूं तो आप इस कर्व को अगर बगौर देखें तो ये अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो कहीं पर भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो प्रीवियस वाले से कम हो, दोनों बराबर हो। आई मीन ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता इसमें, तो इसीलिए हम इसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हैं। इसी को आप रिवर्स कर दे तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि अगर मैं नेक्स्ट किसी भी पॉइंट को रैंडमली लूँ ये, तो इससे पहले वाला कभी भी इसके बराबर नहीं हो सकता, या तो कम होगा या ज्यादा होगा। यही वजह कि हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ वर्ड फंक्शन लिखा हुआ है, इसी चीज को जब आप न्यूमेरिक वे पे लिखेंगे तो ये बन जाएगा सीक्वेंस। ठीक है,
क्या कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है ना तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो? बिल्कुल। अगर आप इस फंक्शन को देखें या फिर आप साइन फंक्शन को देखें तो साइन फंक्शन में क्या होता है, दोनों चीज़ें हो रही होती है एक ही वक्त में। इंक्रीजिंग फंक्शन एक ऑर्डर में भी हो रहा होता है स्पेसिफिक डोमेन रेंज के अंदर रहते हुए, और कहीं पर डिक्रीजिंग भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फुलफिल नहीं हो रही होती। होप यू अंडरस्टैंड कि ये पैटर्न इन अ फॉर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या था। अब एग्जाम्पल देखते हैं, बात हमें समझ में आ जाएगी, फिर हम बाउंडेड वे पे चलेंगे। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें तो लिखा हुआ है द सीक्वेंस 3 + -1 टू पावर n। अगर हम यहाँ पर 1 की वैल्यूज जो कि एज यूजुअल पॉजिटिव इस्तेमाल की जाती है, तो इस पॉजिटिव वैल्यूज को n पर अप्लाई किया जाए तो सीक्वेंस अल्टरनेट्स बिटवीन 2 and 4, सो इट इज़ नॉट मोनोटोनिक। यानी जब मैं इसे वैल्यूज इसमें पुट कर रहा हूँ तो जो सिक्वेंसेस इसमें जनरेट हो रहे हैं अल्टरनेट्स पर, वो 2 से 4 के दरमियान हो रहे हैं। जब 2 से 4 के दरमियान हो रहे हैं तो मैं इसे ना तो इंक्रीज फॉर्म पर मूव होता हुआ देख रहा हूँ, ना ही डिक्रीज फॉर्म पर मूव होता हुआ देख रहा हूँ। इसी तरह से b ऑफ n पर वैल्यूज अप्लाई करने के बाद, c ऑफ n वैल्यूज पर अप्लाई करने के बाद जो c ऑफ n पे है उस पर भी हमें फाइनली जो रिजल्ट मिल रहा है वो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पे मिल रहा है बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द n। इस चीज़ को बेहतर तरीके से हम यहाँ पर डायरेक्टली समझ सकते हैं जो क्वेश्चन है। आप चाहें तो उसे रीड करके भी समझ सकते हैं, ग्राफिकली जानना ज़रूरी था हमारे लिए। अगर आप इसे फंक्शन को देखें a के लिए तो ये बिल्कुल वैसे ही बन रहा है जिस तरह से हमने देखा था कि ना तो वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही। यही वजह है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। क्या b को अगर आप देखें तो b मोनोटोनिक है? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही वजह है कि मैं इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन या फिर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन भी कह सकता हूँ। राइट, दैट्स गुड। द थर्ड वन, अगर थर्ड वन को ग्राफिकली देखा जाए तो ये मोनोटोनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इस एक्सिस पर वैल्यूज इसके बराबर आ गई और एक रीजन तक ये इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद डिक्रीज भी कर रहा है। तो यही वजह है कि हम इसे मोनोटोनिक नहीं कहेंगे। होप यू अंडरस्टैंड। मल्टीपल एग्जांपल जरूर है लेकिन कॉन्सेप्शनली हम ये चीज समझ चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट फाइनल पार्ट की तरफ जो कि बाउंडेड सीक्वेंस का है। अब बाउंडेड सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस को हम उस वक्त कहते हैं जब उसमें 2 तरह की प्रॉपर्टीज शामिल हो। उस सीक्वेंस के अंदर बाउंडेड अबव भी मौजूद हो और बाउंडेड बिलो भी मौजूद हो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने कहा मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूँ बी फॉर बाउंडेड। तो बाउंडेड सीक्वेंस के लिए उसमें बाउंडेड अबव होना चाहिए और इसी तरह से बाउंडेड बिलो भी होना चाहिए। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, इसे हम एक सीक्वेंस से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसे हम a ऑफ n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें वैल्यूज है या इसका फंक्शन है 1/n। तो 1/n पर जब वैल्यूज पुट की जाएगी तो कुछ इस तरह से वैल्यूज आएगी 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। इस तरह से वैल्यूज चलती चली जाएगी। अगर आप देखें तो इस सीक्वेंस पे बाउंडेड अबव का मतलब ये है कि क्या कोई ऐसी वैल्यूज है जिससे बड़ी वैल्यूज इस सीक्वेंस के अंदर मौजूद ना हो। क्योंकि हम इस वैल्यूज को कंटिन्यूटी के साथ डिक्रीज होता हुआ देख रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 1 यहाँ पर वो वैल्यूज है जिस वैल्यूज से बड़ी वैल्यूज इस सीक्वेंस पे मौजूद नहीं है। लिहाजा 1 को मैं इस सीक्वेंस पे बाउंडेड अबव कहूंगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाउंडेड बिलो। अगर आप बगौर देखें इस सीक्वेंस को, क्योंकि ये सीक्वेंस कंटिन्यूटी के साथ डिक्रीज हो रहा है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि ये सीक्वेंस किसी पॉइंट पर जाकर 0 को अप्रोच करेगा या 0 पर जाकर ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा? क्योंकि हम हमेशा n पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे होते हैं, नेगेटिव पे नहीं जाते। तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू होगी जिससे कोई मजीद छोटी वैल्यूज नहीं हो सकती, वो इस सीक्वेंस के लिए बाउंडेड बिलो कहलाएगा। ओपन अंडरस्टैंड कि बाउंडेड सीक्वेंस उस सीक्वेंस को कहा जाता है जिसके अंदर 2 टर्म मौजूद हो, बाउंडेड अबव भी मौजूद हो और बिलो भी मौजूद हो। अबव का मतलब ये सीक्वेंस की वो वैल्यूज जिससे बड़ी वैल्यूज मौजूद ना हो, और बाउंडेड बिलो का मतलब है कि सीक्वेंस की वो वैल्यूज जिससे छोटी वैल्यूज मौजूद ना हो। अब क्या कोई सीक्वेंस ऐसा हो सकता है जिसके अंदर बाउंडेड अबव और बिलो दोनों ही ना मौजूद हो? जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से फंक्शन को हम इंक्रीजिंग या नॉन डिक्रीजिंग कह रहे होते हैं। कैसे? देखो इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझें। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और सीक्वेंस यहाँ पर बनाता हूँ जो कि बराबर हो इन अ सेंस ऑफ फंक्शन n के, और जब इसकी वैल्यूज लिखी जाएगी तो ये स्टार्ट होगी 1, 2, 3 सो ऑन टिल टू द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इस सीक्वेंस में n डिफाइन नहीं है कि n कितनी वैल्यूज पर जाकर एंड हो सकता है। जब n डिफाइन ही नहीं है तो मैं कह सकता हूँ कि इस सीक्वेंस पे मुझे बाउंडेड बिलो की वैल्यूज नहीं मिल पाएगी। ठीक है, लिहाजा इस सीक्वेंस को मैं बाउंडेड सीक्वेंस नहीं कह सकता। होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाउंडेड सीक्वेंस। अब डेफिनेशन समझते हैं। देखो बुक हमें डेफिनेशन क्या कहती है, अ सीक्वेंस a ऑफ n इज बाउंडेड अबव
इफ देयर इज अ रियल नंबर m सच दैट a ऑफ n इज लेस देन इक्वल टू m, यानी लेस देन इक्वल टू m वो वैल्यूज है जिसे मैं यहाँ पे बाउंडेड अबव कह रहा हूँ फॉर ऑल n, द नंबर m इज कॉल्ड द अपर बाउंड, इसे अपर बाउंड कहा जा रहा है या फिर बाउंडेड अबव कहा जा रहा है जिस तरह हमने यहाँ पे देखा। इसी तरह से बाउंडेड बिलो के हवाले से क्या कहा जा रहा है, इफ देयर इज अ रियल नंबर n सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू a ऑफ n, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n द n इज कॉल्ड द लोअर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, whereas a sequence a of n is bounded if it is bounded above and bounded below, and के साथ है, यानी जब दोनों चीजें उसमें मौजूद होगी तो मैं सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस कहूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे एंड that is the end of this session. Bounded monotonic sequence, if a sequence a of n is bounded and monotonic then it's converges. Very important thing, यानी अगर एक sequence bounded भी है, ठीक है, और monotonic भी है, based on the theorem 9.5 मैं कह सकता हूँ कि वो sequence convergence जरूर होगा, यानी उसकी लिमिट की वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी। इसी चीज को प्रूव करके भी दिखाया जा रहा है, लेकिन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमें बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट हो। तो इसके लिए आसान सी एग्जांपल यही हो सकती है जो हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा था, जो हमने रिप्रेजेंट किया था a ऑफ n दैट इज इक्वल टू 1/n, और 1/n को जब हम अप्लाई करते हैं दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, ये बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द सीक्वेंस वी कैन सी दैट इट विल एंड टिल टू द वैल्यू ऑफ z0, वहाँ पर जाके सीक्वेंस एंड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें बाउंडेड अबव भी मिल गया, बाउंडेड बिलो भी मिल गया, दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर मिल गई। जब दोनों वैल्यूज मिल गई तो इसका मतलब ये हो गया कि बाउंडेड सीक्वेंस तो ये वैसे ही बन गया। अब हम मोनोटोनिक के वे पर देखें तो ये वैल्यूज डिक्रीज हो रही है, यानी अगर मैं ग्राफिकली इसको प्लॉट करूँ तो मैं एक रैंडम ड्राइंग के जरिए से बना रहा हूँ, अगर ये 1 पॉइंट है तो कुछ ग्राफ जो है वो इस तरह से मूव हो रहा है, ठीक है, इस तरह से ये चलता रहेगा, ठीक है, और यहाँ तक कि इसकी वैल्यूज कहाँ पर अप्रोच कर रही होगी 0 को, जिसको हम एसिम्प्टोट वेज भी कह रहे होते हैं। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो गई, बाउंडेड भी हो गया एंड मोनोटोनिक भी हो गया। सो बेस्ड ऑन दिस इस सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंस कह सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इस सेशन पे हमने रिमेनिंग पार्ट को डिस्कस कर लिया और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जान ली कि बाउंडेड सीक्वेंस और इसी तरह से मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है। नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे, मजीद इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन भी मौजूद है, लेकिन क्योंकि हमारा फोकस जो है वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट का है, लिहाजा हम बुक को फॉलो करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर देख लेते हैं, विद एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इन डेप्थ उनकी स्टडी जारी रखना चाहते हैं तो हाईली सजेस्ट कि हर सेशन के लास्ट में जो एक्सरसाइज मौजूद है उससे भी सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट सेशन पे 9.2 सीरीज एंड कन्वर्जेंस को हम डिस्कस कर रहे होंगे। इसी तरह से जुड़े रहें चैनल पे, अगर नए और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्या सोच रहे हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की मोटिवेशन बनी रहे और आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं काम करता रहूँ। नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं, सी यू देयर।